नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा। 2024 के आम चुनाव में अभी 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष अपनी चाल को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसी पर है आज की हमारी ये खास पेशकश। इस पूरे सियासत के केंद्र में इस वक्त है बिहार, जहां केसीआर ने 2024 के चुनाव के लिए हुंकार भरी और नीतीश को प्रधानमंत्री कैंडिडेट की रेस में खड़ा कर दिया। केसीआर के पटना पहुंचने के बाद पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी चालें चलने लगी हैं। सभी दल अपने अपने मोहरे को फिट करने में लगे हैं। खासकर क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इस सब के बीच देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हुई और ये हलचल का केंद्र रहा पटना, जहां राजनीति के दो दिग्गजों के बीच मुलाकात ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के न्योते पर तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार की राजधानी पटना तशरीफ लाए तो अचानक से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, क्योंकि पटना में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और उसके मायने काफी गहरे बताए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि तेलंगाना के सीएम को बिहार के सीएम ने आमंत्रित किया था। दरअसल गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां शहीद हुए सैनिक परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही उन्होंने हैदराबाद में अग्निकांड में मारे गए बिहार के मजदूरों के परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए दिए। गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है और नीतियां, देश के रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा। कई प्राइम मिनिस्टरों ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, खड़े रहा भारत, लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बदल रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी से संपर्क नहीं, विपक्षियों से कोई बातचीत नहीं, नीतियां बदल रहे मनमानी। उसका अंजाम क्या होगा? आज किस सेक्टर में आया है? पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम लोग। किल्लत है पूरे देश में। जहां किसी राज्यों ने प्रयास किया वहां जो कुछ भी हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहां तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आजादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता। कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा जाता है हर दिन। ये क्या हो रहा है? ये चीज ऐसे है 8 साल यानी के मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए। केसीआर के बिहार दौरे को विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल केसीआर बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में मोर्चाबंदी कर रही हैं। बीजेपी के खिलाफ वो लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। पटना पहुंचे केसीआर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केसीआर ने बिहार की धरती को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में जब जब क्रांति हुई है तब तब देश में शांति आई है। गांधी जी से लेकर जेपी तक का उन्होंने उदाहरण दिया। यही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। भारत में 75 साल के आजादी के बाद इतने सारा समस्याओं से उलझ रहे हम लोग। इस स्थिति से भारत को अगर निकल कर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। एक उच्च गुणवत्ता वाली बदलाव भारत में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया में जहां ज्ञान है वहां से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी,
उन्होंने कर पाया, कर दिखाया। उनका इकोनॉमी पहुंच गया $16 ट्रिलियन में। आज हम $3 ट्रिलियन के आसपास में घूम रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। चाइना में हर चीज हमसे कम है, हर चीज की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहां पहुंच गया। आज टक्कर दे रहा है, पूरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, प्रतियोगिता दे रही है। हम कहां रह गए? ये ऐसे बने रहेंगे? ऐसे ही रहना चाहिए देश को। आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के ये बात कह रहा हूं जहां से लोकनायक जयप्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। पटना पहुंचने पर काफी गर्मजोशी से केसीआर का स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनकी अगवानी की है। हालांकि उनके कार्यक्रम को शहीदों के परिवार के लिए आयोजित कार्यक्रम बताया, लेकिन कहते हैं जब देश के दो राजनीतिक दिग्गज आपस में मिलती हैं तो कुछ नई राजनीतिक बातें निकलकर सामने आ ही जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ केसीआर के पटना आने के बाद। सीएम केसीआर ने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा ही। साथ ही राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर इस बात पर भी सहमति बनी है कि हर हाल में बीजेपी की इस सरकार को देश से विदा करना है। केसीआर ने नीतीश से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा इस दौरान। केसीआर ने कहा कि नीतीश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सभी की राय है कि विपक्ष को एक होना चाहिए और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर तोहमत लगाते हुए कहा कि आज जिस तरह धर्म की बात को लेकर लोगों को तोड़ा जा रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने और अच्छे भारत को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये देश को आगे ले जाने के बजाय और भी पीछे ले जाएगा। क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? हालात यहां तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहां ले जाएगा अपने देश को। इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, कर्जा बढ़ गया, रुपये वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, किसी सेक्टर में सुधार नहीं आया, ना पीने का पानी मिला, ना सिंचाई का भरपूर पानी मिला, ना गरीबों का कोई अच्छा देखभाल हुआ। तो किसका लाभ हुआ, किसका फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ। और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के, सबसे बड़ा बात है। 8वीं बार बिहार के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी पर काफी आक्रामक है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद से ही वो पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 8 सालों में देश भर में प्रचार के सिवा कुछ दूसरा काम नहीं हुआ। दरअसल वो एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी पर हमलावर हैं, वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो विपक्ष का चेहरा बनने की जुगत में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की भूमिका वाला सवाल उनको असहज कर जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, खासकर जिस तरह केसीआर के दौरे के बाद पटना को पोस्टरों से पाटा गया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश अब बिहार से बाहर निकलेंगे। तभी तो केसीआर के साथ बैठक के बाद नीतीश ने कहा कि थर्ड फ्रंट नहीं, अब मेन फ्रंट बनेगा। आपका कितना बड़ा योगदान। आप समझ लिए तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में। आप अकेला है इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग
राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? और कुछ लोग थे, और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया था। इसलिए अब कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से, और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी वहाँ काम करता है, तो सबसे तो मालूम होता है कि भैया पूरा का पूरा तेलंगाना के विकास के लिए सब तरह का काम करते हैं। और बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश और तेजस्वी की जुगलबंदी के बीच, तभी से 2024 के लिए हुंकार भरी जा रही है। इस सब के बीच केसीआर के पटना दौरे ने इसमें सियासी तड़का लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी नेता नीतीश पर शब्द रूपी बाणों की बौछार करने लगे हैं। महागठबंधन सरकार में तेजस्वी का कद तेजी से बढ़ा है। चाचा और भतीजे के बीच एक अलग तरह की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। तेजस्वी नीतीश के साथ साई की तरह चल रहे हैं। तभी तो केसीआर के पटना दौरे के दौरान नीतीश के साथ तेजस्वी ने भी केसीआर का इस्तेकबाल किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हमारे समाज के आगे बड़ी चुनौती है कि अपने समाज में जहर घोला जा रहा है। हमें मिलकर जहर को मिटाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ जहां उन्होंने बीजेपी पर फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि जब तक आप गरीब और पिछड़े राज्यों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। लगे हाथ उन्होंने मोदी सरकार पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। और एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे, अगर इसी प्रकार से भारत के सभी राज्य एक दूसरे का दुख सुख में भागीदार बनेंगे, तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने, नीतीश जी ने इस दुख के घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, कितना अच्छा है। एक पॉजिटिव एक मैसेज सभी लोगों में ये गया है। और हम लोग तो बिहार गरीब राज्य, बाढ़ और सुखाड़ से हम लोग ग्रसित रहते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की किया है, विकास किया है। कम रिसोर्स होते हुए भी बिहार में बहुत काम हुआ। और ये नई महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है। और जनता के हर एक मुद्दे जो सामने आएंगे उसको हम लोगों को निवर्हन करना है। और ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में मिल करके हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसको हम लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। लालू यादव जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार है, एक बार फिर से सियासी केंद्र में आ गई हैं। दिल्ली से इलाज कराकर जब वे पटना लौट रहे थे, तभी उन्होंने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की थी। अब जब सीएम केसीआर पटना आए, तो लालू से मुलाकात बिना उनका दौरा अधूरा माना जाता। सो केसीआर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने उनके आवास पहुंचे। लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनका पूरा गर्मजोशी से स्वागत किया। लालू यादव एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में सब मिलकर बीजेपी का रथ रोकेंगे। साथ ही उन्होंने इस सब में केसीआर की भूमिका का भी जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन का जो प्रयोग किया गया है, वो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप लेगा। अपने चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा कि विपक्ष की बढ़ती ताकत से बीजेपी में बेचैनी है। 1992 में बिहार ने जैसे बीजेपी के रथ को रोका था, उसी तरह एक बार फिर से बिहार नरेंद्र मोदी के अभियान पर ब्रेक लगाएगा। सुशील मोदी, जो कभी नीतीश के छोटे भाई कहे जाते थे, नीतीश कुमार से नजदीकी के कारण पहले तो उनके पर कतर गए, फिर 2020 चुनाव के परिणाम के बाद उन्हें बिहार से बाहर दिल्ली का रास्ता दिखाया गया। 2 साल तक वो खामोश रहे।
बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि वे पार्टी से नाराज हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर राजद का दामन थामा, सुशील मोदी एक बार फिर से एक्टिव हो गए। नीतीश और महागठबंधन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। केसीआर के पटना दौरे पर सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता अपने अपने राज्यों में जनाधार खो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखने वाली नेताओं की सियासी मुलाकात का कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहला सवाल तो कार्तिकेय कुमार से जुड़ा है कि कल देर रात उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये वही कार्तिक कुमार है जिन पर अपहरण के मामले में, और केवल अपहरण, हत्या की नीयत से अपहरण, इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इन पर वारंट था गिरफ्तारी का। कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय उसी दिन राजभवन पहुंच जाते हैं और शपथ ले लेते हैं, और उनको कानून मंत्रालय दे दिया जाता है। तो नीतीश जी, आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको मालूम नहीं था। आप तो गृह मंत्री हैं। मंत्री बनाने के पहले एक एक विधायक का पूरा और बायोडाटा मंगाया जाता है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया, और बाद में जब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी तो लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठा है। मुझे पूरी जानकारी है कि कार्तिकेय कुमार निर्दोष हैं, आज फिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? और ये 20 दिन तक इस प्रकार की फजीत होती रही। पूरे देश में बिहार की क्या छवि बनी? और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था, जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए, तो ये तो पहला विकेट गिरा। अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं। इस सब के बीच एक वाकया ऐसा भी दिखा जब नीतीश कुमार केसीआर के बेबाक बयानों से असहज दिखे। मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे केसीआर के साथ नीतीश कुमार भी थे, लेकिन वे बार बार असहज होकर खड़े हो जाते। केसीआर उनका हाथ पकड़कर बार बार बिठाते, लेकिन नीतीश नहीं चाहते कि बीजेपी को कोई आसान मौका मिल जाए, इसलिए तो वे पहले पूरे विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। तभी मीडिया के सवालों से बचने का आसान तरीका अपनाते दिख रहे थे। बार बार केसीआर के आग्रह के बावजूद वो खड़े हो जाते। ऐसे में क्या आने वाले समय में 2024 के लिए जब साझा प्रयास के वक्त नीतीश कुमार अपनी सीट पर जमे रहेंगे, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के लिए कहा है। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए, जो नारा उन्होंने दिया, भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे PFI युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। लेकिन यहाँ पर केसीआर ने कंसेंट देना चाहिए CBI वाले मामले को लेकर, CBI इश्यूज पर। वो सब तो केवल मुखौटा है। असल है देश में तुष्टीकरण की राजनीति, और यहाँ छक्के चौवा का खेल चल रहा है। केसीआर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कि नीतीश कुमार उम्मीदवार, कि राहुल गांधी उम्मीदवार, वो सब तो एक बहाना है। भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत नहीं, बल्कि हिंदू मुक्त भारत बनाने की योजना केसीआर का है। जैसे हैदराबाद में सर तन से जुदा हो आंदोलनकारियों का समर्थन करना वहाँ की सरकार, और बिहार में PFI और सरिया युक्त बिहार कैसे हो। अच्छा, दूसरी तरफ होना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, ये सारी बातें कही जा रही है। क्या लग रहा है, ये एक साथ हो जाएंगे? कॉमन मिनिमम मुझे लगता है कि देश के अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। अब समय आ गया है
कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो, जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव भारत में होता है मेयर का, उसी तरह से अब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो भले ही केसीआर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि केसीआर किस तरह विपक्ष के जो तमाम दल हैं उन सभी दलों को एक मंच पर ला पाते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में केसीआर सबको एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। कुछ वैसा ही प्रयास 2019 के चुनाव जगन बाबू ने किया था। वे तब आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। चुनाव हुए तो उनके अपने प्रदेश में न केवल सत्ता गई, बल्कि चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब जगन मोहन रेड्डी वाली भूमिका में केसीआर आना चाह रही हैं। विपक्ष उन पर तोहमत लगा रहा है कि वे हार के डर से बीजेपी के तेलंगाना में बढ़ते प्रभाव से बौखलाहट में आकर विपक्ष को एक करने की चाल चल रही है। बीते दिनों जिस तरह बीजेपी ने तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में अपनी गतिविधि बढ़ाई है, केसीआर को बीजेपी की चाल काफी असहज लग रही है। ऐसे में विश्लेषक केसीआर के विपक्ष को एकजुट करने की चाल को बीजेपी पर पलटवार मान रही हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी सरकार में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना में बीजेपी ने सेंधमारी की है, उसका किसे नफा या नुकसान होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन राज्यों में केसीआर की कोशिश तीसरा मोर्चा बनाने की है, जिससे इन राज्यों में बीजेपी को रोका जा सके और तीसरे मोर्चे को मजबूत किया जा सके, ताकि चुनाव से पहले या बाद में तीसरा मोर्चा अपनी दावेदारी मजबूत तौर पर पेश कर पाए। बीजेपी के लिए चुनौती: पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा, बिहार 40 लोकसभा, झारखंड 14 लोकसभा, उड़ीसा 21 लोकसभा, आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा, तेलंगाना 17 लोकसभा, केरल 20 लोकसभा, महाराष्ट्र 48 लोकसभा। 9 राज्यों में कुल 263 लोकसभा सीट। दरअसल केसीआर की कोशिश इन 9 राज्यों में बीजेपी को बांधकर 2024 के चुनाव में विपक्ष के पक्ष में एक माहौल बनाने की है। वैसे सालों में देखा गया है कि बीजेपी और केसीआर के रिश्ते में काफी खटास आई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमलावर रही हैं। सीएम केसीआर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास का कोई नाम नहीं, बस नारा है। किसानों की लागत डबल होगी कहा हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ये कहा हुआ। सबसे बड़ी बात, धर्म के नाम पर देश को तोड़ रही है। विदेशों में हमारे राजदूतों को बुलवा करके माफी मंगवाई जाती है। देश का बहुत बुरा हाल है, किसी भी सेक्टर में कोई सुधार नहीं हुआ, सब विनाश हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा धर्म के नाम पर देश को तोड़ रहे हैं। काम सक्रिय कर रहे उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक हेट्रेड फैल गया, बहुत बुरा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम संभलने में फिर काफी समय हमें लगेगा। इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है। 2024 में विपक्ष के चेहरे को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता की वकालत की। दरअसल केसीआर के पटना दौरे के बाद उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने और मोदी सरकार का मुकाबला करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बीजेपी के विजयी रथ को 2024 में रोका जा सके। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया।
मोदी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए जनता को ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर सियासत का तड़का भी लगा दिया है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश कुमार के निर्णय की खूब तारीफ करते फिर रहे हैं। I am here, I'll be here. I am very patient. नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दे। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक कौन बनता हूं, मेरे जैसे कई नेता है देश में। केसीआर विपक्ष को जोड़ने में कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके लिए विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष में कई सारे ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री का ख्वाब संजोए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी बीजेपी और मोदी पर जमकर हमलावर रहती हैं। 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। उनको भी विपक्ष के प्रमुख चेहरों में से एक माना जाता है। जिस तरह उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला किया, बीजेपी को चुनाव में पटकनी दी, उससे उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो भी बीजेपी को जी भरकर कोस रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत से उत्साहित केजरीवाल को आम आदमी पार्टी मोदी का एकमात्र विकल्प बता रही है। आने वाले समय में केजरीवाल का क्या रुख रहता है, विपक्षी एकता इस पर भी टिकी हुई है। शरद पवार, जब उन्हें विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार की पेशकश की गई थी, तब उन्होंने इनकार कर दिया था। जानकर मानते हैं कि उनकी भी दिली लालसा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की है। और जो सबसे खास बात वो ये कि बिना कांग्रेस के विपक्ष कितना असरदार होगा, किसी दूसरे दल के नेता को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार, कांग्रेस का इस पर क्या रुख रहता है। क्या कांग्रेस किसी दूसरे दल के नेता को बतौर प्रधानमंत्री अपना समर्थन देगी? क्या राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस कोई समझौता करेगी? इन सब बातों को देखा जाए तो विपक्ष की एकता और चुनौती की बात करना फिलहाल जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में केसीआर विपक्ष को एकजुट करने में कितना कामयाब हो पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।